नमस्कार। हम आज देखेंगे उपसह संयोजन यौगिक का सिद्धांत। यह भाग 1 है। आइए शुरुआत करते हैं। डिस्क्लेमर और स्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं या कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला आता है वर्णन का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी। समन्वय यौगिकों का IUPAC नामकरण यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। समन्वय यौगिकों में समावयवता यानी आइसोमेरिज्म जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखते हैं। त्रिविम समावयवता और आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समरूपता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, समन्वय आइसोमेरिज्म, आयनीकरण आइसोमेरिज्म और विलायक योजन यानी सोलवेट आइसोमेरिज्म समावयवता। सबसे पहले हम देखते हैं वर्नर्स थ्योरी। उपसह संयोजन यौगिक वे आणविक यौग होते हैं जो ठोस के साथ साथ जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी उपसह संयोजन यौगिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपनी पहचान एक्वस और सॉलिड दोनों फॉर्म में सेम रखते हैं। इन यौगिकों में धातु परमाणु यानी मेटल एटम्स, उपसह संयोजन बोंद यानी जो हमारे कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनमें जो मेटल्स होते हैं, मेटल एटम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बंधे होते हैं। कई आयनों या तटस्थ अणुओं से बंधे होते हैं। किससे? या तो किसी एनायन से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। जो उनके बीच में बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। इन यौगिकों का एक हिस्सा विलयन में असंयोजित नहीं होता है, यानी इन कंपाउंड्स का एक पार्ट सॉल्यूशन में डिसोशिएट नहीं होगा और इनका व्यवहार इसके घटकों से विभिन्न होता है। और जो इनका पूरा एक तरीके से व्यवहार है यानी बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से, यानी उनके अंदर जो लाइगेंड्स या एटम्स मौजूद हैं उनसे। उदाहरण के लिए K4FeCN6 प्लस H2O हमें मिलता है 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और जिसमें पोटेशियम आयन है जो कि आयनीकृत प्रजाति है यानी आयनाइजेबल स्पीसीज है। यानी जब आप इसे पानी में डालोगे, पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा और एक अलग आयन बना लेगा, जैसे कि 4K पॉजिटिव आप देख सकते हो। लेकिन जो हमारा बचा हुआ नॉन आयनाइजेबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है FeCN6, ये एज इट इज हमारा आयनाइज हो जाएगा। इस पूरे स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा 4 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे Fe और Cn अलग अलग डिसोशिएट नहीं होते हैं, साथ में ही वो डिसोशिएट होंगे, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली आयनाइजेबल स्पीसीज है वो हमारी आयनाइज हो जाएगी पानी में डिसोशिएट होने के बाद। अल्फ्रेड वर्नर एक स्विस रसायनज्ञ 1982 में उपसह संयोजन यौगिकों में बंधन का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक स्विस केमिस्ट थे जो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी की थी 1982 में। इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादन है, जो मेन पोस्टुलेट्स हैं इनकी दिए गई थ्योरी यानी वर्नर्स थ्योरी की, वो है पहला आता है संकुल यौगिकों में यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी मेटल एटम दो टाइप्स की वैलेंसीज दिखाता है। पहला आता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा आता है सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पोस्टुलेट है प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी केवल ऋणायनों यानी एनायंस द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी ऋणायनों या फिर तटस्थ अणु यानी लाइगेंड्स द्वारा संतुष्ट होती है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसे फिल होगी या कैसे सेटिस्फाई होगी? एनायंस के थ्रू। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो एनायंस या फिर लाइगेंड्स जो कि हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं दोनों के थ्रू सेटिस्फाई हो सकती है।
प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती है। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका जो मेन सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमारी प्राइमरी वैलेंसी उस चीज पर डिपेंड करती है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो धातु परमाणु की उप सह संयोजन संख्या को दर्शाती है, यानी जो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बताती है। कौन? सेकेंडरी वैलेंसी। जबकि प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है। थर्ड पोस्टुलेट है प्राथमिक संयोजकता आयनीकरणीय होती है, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी दिशाहीन होती है। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो नॉन आयनाइजेबल होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं। इसीलिए संकुल की ज्यामिति द्वित्वक संयोजकता द्वारा निर्धारित होती है, यानी अगर आप ज्योमेट्री पता लगाना चाहते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स की तो वो सेकेंडरी वैलेंसी से पता लगाई जाती है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है। उदाहरण के लिए क्रोमियम H2O होल 6Cl3 की प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी है 3, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 क्रोमियम का। वहीं जो द्वितीयक संयोजकता है सेकेंडरी वैलेंसी है वो है 6, यानी कोऑर्डिनेशन क्रोमियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 6। तो प्राइमरी वैलेंसी बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के बारे में और सेकेंडरी वैलेंसी बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। उप सह संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं, यानी जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं वो क्या है? पहला है हमारा संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन। यह एक विद्युत आवेशित प्रजाति है यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कई आयनों या अणुओं से घिरा होता है, जिसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयन है वो बहुत सारे एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ आयन से सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है। संकुल आयनों के 3 प्रकार होते हैं। जो हमारे कॉम्प्लेक्स आयन है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋणायनिक संकुल यानी अनायनिक कॉम्प्लेक्स। यह वह संकुल आयन है जो ऋणात्मक आवेश वहन करता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। K3FeC2O4 होल थ्राइस हमें मिलता है 3K पॉजिटिव प्लस FeC2O4 होल थ्राइस होल 3 नेगेटिव। जब आप इस कॉम्प्लेक्स को, पोटेशियम के कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करते हो पानी में तो आपको 3 आयन्स मिलते हैं पोटेशियम के और 1 आयन मिलता है जो कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स का है। 3 नेगेटिव चार्ज है यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, तो इसको हम ऋणायनिक संकुल कह रहे हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। दूसरा टाइप आता है कॉम्प्लेक्स आयन में धनायनिक संकुल यानी कैटायनिक संकुल। एनायनिक संकुल, एनायनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ा तो अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी होगा, और ये वह कॉम्प्लेक्स है जिसमें धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, जैसे जो हमारे कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट Cl2 इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस Cl। जब आप इसे डिसोशिएट करोगे तो ये एक पॉजिटिव यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में टूटेगा और एक आयन देगा क्लोरीन का, तो COCl2 इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस होल पॉजिटिव जो कि एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है प्लस Cl नेगेटिव। थर्ड हमारा टाइप आता है कॉम्प्लेक्स आयन में तटस्थ संकुल यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वे कॉम्प्लेक्स होते हैं या वे आयन होते हैं जिसमें कोई आवेश नहीं वहन करता, यानी जो जिसमें कोई चार्ज कैरी नहीं करते हैं किसी भी तरीके का, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जैसे कि NiCO होल 4 ये एक तटस्थ संकुल है यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। दूसरा हमारा मेन इंपॉर्टेंट टर्म आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लाइगेंड्स। समन्वय सत्ता में केंद्रीय परमाणु या आयन से बंधे आयनों या अणुओं को लाइगेंड्स कहा जाता है, यानी हमारी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है स्क्वायर ब्रैकेट जो रहता है उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारा या फिर आयन है उससे जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयन्स बॉन्डेड होते हैं उनको लाइगेंड्स कहा जाता है। एक उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु से बनने वाले एकल लाइगेंड में दाता समूहों की संख्या को दंतुकता कहा जाता है, यानी कितने नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स यानी जो डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को उसमें उससे बॉन्ड बनाने के लिए, तो कितने नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स
या फिर कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स किसी एक सिंगल लाइगेंड में मौजूद हैं, ये डिसाइड करता है कि उस लाइगेंड की जो डेंटिसिटी है यानी दंतुकता है वो क्या है। इसीलिए उसको दंतुकता कहा जाता है। किसी भी लाइगेंड का किसी भी सिंगल लाइगेंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने के लिए, वही उनकी दंतुकता कहलाती है, डेंटिसिटी कहलाती है। नीचे विभिन्न प्रकार के लाइगेंड्स पर चर्चा की गई है। पहला आता है एक दंतुर लाइगेंड यानी यूनिडेंटेड लाइगेंड्स। यह एकल दाता परमाणु के माध्यम से एक धातु आयन से बंधा होता है, यानी एकल दाता मतलब सिंगल डोनर एटम। तो अगर आपके पास सिंगल डोनर एटम है और वो मेटल आयन से जुड़ा हुआ है तो उसको यूनिडेंटेड बोलेंगे, यानी वो सिर्फ उसके ऐसा लाइगेंड जिसमें सिर्फ एक एटम अपने सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा, उसको हम यूनिडेंटेड लाइगेंड बोलते हैं। जैसे H2O, NH3, CO, Cl नेगेटिव, NH2 नेगेटिव एक्सेट्रा। H2O में ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम से, NH3 में नाइट्रोजन बनाएगा, CO में कार्बन या ऑक्सीजन बनाएगा, एंड Cl नेगेटिव में क्लोरीन और NH2 में नाइट्रोजन। तो सिर्फ लाइगेंड्स, ऐसे लाइगेंड्स जिनमें केवल एक एटम सेंट्रल मेटल एटम से बाउंड हो रहा है, जुड़ रहा है, उनको हम यूनिडेंटेड लाइगेंड बोल रहे हैं, यानी उनकी डेंसिटी 1 है। दूसरा आता है हमारा द्विदंतुर लाइगेंड यानी डायडेंटेड लाइगेंड्स। यह दो दाता परमाणुओं के माध्यम से एक धातु आयन से बंधा होता है। मतलब इसमें ऐसे लाइगेंड्स जो जिसके अंदर 2 डोनर एटम्स हैं, ठीक है, और वो 2 डोनर एटम्स मेटल से, सेंट्रल मेटल एटम से बाइंडेड हैं, जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सलेट आयन, जैसे आप देख सकते हो COO नेगेटिव और इसी C से जुड़ा हुआ है COO नेगेटिव। तो ये जो ऑक्सलेट आयन है, जब आप इसे सेंट्रल मेटल एटम से जोड़ोगे तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा सेंट्रल मेटल एटम पर, ठीक है, इसीलिए इसको डायडेंटेड लाइगेंड बोल रहे हैं, यानी इनकी डेंसिटी 2 है। दूसरा एग्जाम्पल है इथाइलिन डायमीन, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। इसमें भी नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम से, 2 नाइट्रोजन अलग अलग सेम सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाएंगे मेटल से जुड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये 2 एटम्स को जोड़ रहा है मेटल से, यानी 2 डोनर एटम मौजूद है इस लाइगेंड के पास, इसको इसीलिए डायडेंटेड लाइगेंड बोल रहे हैं। तो 2 एग्जांपल हो गए, ऑक्सलेट आयन और इथाइलिन डायमाइन, दोनों ही डायडेंटेड लाइगेंड होते हैं। थर्ड लाइगेंड आता है हमारा बहुदंतुर लाइगेंड यानी पॉलीडेंटेड लाइगेंड। अब पॉली जब हम या बहु जब कहीं भी यूज कर लें, इसका मतलब है 2 से ज्यादा, है ना। तो ये कई दाता परमाणुओं के माध्यम से एक धातु आयन से बंधा होता है, यानी ऐसे लाइगेंड जिसमें बहुत सारे डोनर एटम्स मौजूद हो, सेवरल डोनर एटम मौजूद हो जो सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बना सके। जैसे कि इसका एग्जांपल है एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन, EDTA बोलते हैं इसको, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन होल 4 नेगेटिव। ये 4 बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसीलिए इसको पॉलीडेंटेड बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लाइगेंड, यानी इसकी डेंसिटी 4 है। फोर्थ आता है हमारा एम्बीडेंटेड लाइगेंड यानी उभय दंतुक लाइगेंड। यह एक दंतुक लाइगेंड है, होते हैं, मतलब यूनिडेंटेड लाइगेंड होते हैं। जो एम्बीडेंटेड लाइगेंड है वो यूनिडेंटेड लाइगेंड में आते हैं, जो एक से अधिक समन्वयक परमाणुओं के माध्यम से लाइगेट कर सकते हैं, यानी ऐसे लाइगेंड जिनमें जो बॉन्ड तो सिंगल एक ही एटम बनाएगा कोई मेटल के साथ, ठीक है, लेकिन 2 एटम ऐसे प्रेजेंट हैं उस लाइगेंड के अंदर जो अलग अलग टाइम पे एक बॉन्ड हमारे मेटल के साथ बना सकते हैं, उनको हम एम्बीडेंटेड लाइगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि NO2, ONO, SCN एक्सेट्रा। अब NO2 और ONO सेम ही है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, लेकिन NO2 में जो बॉन्ड बन रहा है वो नाइट्रोजन और सेंट्रल मेटल एटम के बीच बन रहा है, ONO में जो बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बन रहा है, इसीलिए इसको हम एम्बीडेंटेड लाइगेंड बोल रहे हैं, यानी ऐसा लाइगेंड जिसमें 2 एटम्स ऐसे मौजूद हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ अलग अलग टाइम पे,
ठीक है, बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, यूनिडेंटेड लाइगेंड ही होते हैं ये भी। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा कीलेट लाइगेंड। यह द्विव या बहुदंतोर लाइगेंड हो सकते हैं। जो कीलेट लाइगेंड्स हैं वो डायाडेंटेड भी हो सकते हैं और पॉलीडेंटेड लाइगेंड्स भी हो सकते हैं, जो केंद्रीय धातु आयन के साथ बंद रिंग बनाते हैं। एक क्लोज्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, तो उसको कीलेट लाइगेंड कहा जाता है। बंद रिंग को कीलेट रिंग कहा जाता है और इस प्रक्रिया को केलेशन कहा जाता है। कीलेट संकुल समान एक दंत लाइगेंड वाले संकुलों की तुलना में अधिक स्थिर होता है, यानी अगर आप कोई कीलेट कॉम्प्लेक्स लेते हो वो ज्यादा स्टेबल होता है अगर आप सेम कॉम्प्लेक्स में यूनिडेंटेड लाइगेंड लगाते हो तो उससे, यानी एक कॉम्प्लेक्स में कीलेट लाइगेंड यूज कर रहे हो और एक कॉम्प्लेक्स में आप यूनिडेंटेड लाइगेंड यूज कर रहे हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हमारा सिमिलर है लेकिन कीलेट कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो आती है उपसह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। दाता लाइगेंड परमाणुओं की संख्या जिनसे धातु सीधे बंधित होती है किसी संकुल में उस धातु आयन की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटम्स, एक लाइगेंड में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स मौजूद हैं जिससे मेटल डायरेक्टली बॉन्ड बना सकता है, इसे उस लाइगेंड का उपसह संयोजन संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। एक दंतक लाइगेंड के मामले में यानी मोनोडेंटेड लाइगेंड के मामले में यह लाइगेंड की संख्या के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लाइगेंड होंगे उतने ही होगा, क्योंकि यूनिडेंटेड लाइगेंड का क्या मतलब है, मतलब ऐसा लाइगेंड जो एक बॉन्ड बनाएगा, जिसमें एक एटम मौजूद है जो एक बॉन्ड बनाएगा हमारे मेटल एटम के साथ। तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यूनिडेंटेड लाइगेंड में नंबर ऑफ लाइगेंड के इक्वली होती है। अगर हमारे लाइगेंड यूनिडेंटेड लाइगेंड 2 हैं तो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 होगा, 4 हैं तो 4 होगा। जबकि द्विदंतक लाइगेंड के मामले में, यानी अगर आप बाइडेंटेड लाइगेंड की बात करो तो यह संकुल में उपस्थित लाइगेंड की संख्या का 2 गुनी होती है। मतलब जितने लाइगेंड्स हैं उससे डबल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बाइडेंटेड में। क्यों? क्योंकि बाइडेंटेड लाइगेंड्स वो होते हैं ऐसे लाइगेंड जिसमें 2 एटम्स सेम टाइम पे 2 बॉन्ड बना रहे हैं मेटल एटम के साथ। ठीक है, मतलब एक ही लाइगेंड है पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं मेटल एटम के साथ, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डबल होता है नंबर ऑफ लाइगेंड के। यानी अगर एक बाइडेंटेड लाइगेंड मौजूद है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, अगर 2 बाइडेंटेड लाइगेंड मौजूद है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो 2 बॉन्ड बना रहा है, एक लाइगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डबल हो जाएगा। उदाहरण के लिए संकुल आयन AgCN होल ट्वाइस होल नेगेटिव और FeC2O4 होल थ्राइस होल 2 नेगेटिव में, अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स में अगर आप देखो Ag और Fe यानी सिल्वर और आयरन की उप संयोजन संख्याएं यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 6 क्रमशः है। यानी फर्स्ट Ag यानी सिल्वर वाले कॉम्प्लेक्स में जो सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 2। क्यों? क्योंकि साइनाइड एक यूनिडेंटेड लाइगेंड है और 2 साइनाइड लाइगेंड्स मौजूद हैं, इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2, यानी 2 बॉन्ड जिससे जुड़ा हुआ है साइनाइड 2 लाइगेंड। जबकि जो आयरन वाला कॉम्प्लेक्स है इसमें ऑक्सलेट 3 ऑक्सलेट लाइगेंड मौजूद है। ठीक है, और एक ऑक्सलेट 2 बॉन्ड बना रहा है आयरन के साथ, तो 3 ऑक्सलेट कितने बना रहे होंगे? 6, इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा? 6। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आती है उपसह संयोजन मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। केंद्रीय आयन और लाइगेंड जो सीधे इससे जुड़े होते हैं उन्हें वर्ग कोष्ठक में बंद किया जाता है और इसे सामूहिक रूप से उपसह संयोजन मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारा उसको, उसके अंदर जितने भी चीजें हैं उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीजें होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नॉन आयनाइजेबल स्फीयर कहलाती हैं और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। वर्ग कोष्ठक यानी स्क्वायर प्लानर के बाहर लिखे गए या फिर जो ब्रैकेट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके बाहर लिखे गए
आयनशील समूह को प्रति आयन कहा जाता है। यानी उसके बाहर अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई एटम या आयन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आयनाइजेबल है। ठीक है, आप पानी में घोलोगे तो वो अलग निकल जाएगा उस कॉम्प्लेक्स से, तो उसको हम काउंटर आयंस बोलते हैं। ठीक है, जो बाहर मौजूद होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के आयंस, उनको हम काउंटर आयंस बोलते हैं। उदाहरण के लिए उपसह संयोजन संकुल यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कॉपर अमोनिया होल 4 SO4 में संकुल आयन कॉपर NH3 होल 4 होल 2 पॉजिटिव उपसह संयोजन मंडल बनाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में है सिर्फ वही। और SO4 2 नेगेटिव यानी SO4 जो हमारे पास आयन जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था, वो आयन एक प्रति आयन होता है, यानी काउंटर आयंस। SO4 इसमें काउंटर आयन है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉपर अमोनिया होल 4 होल 2 पॉजिटिव एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म आती है कोऑर्डिनेशन बहुफलक यानी पॉलीहेड्रॉन। उन लाइगेंड्स की स्थानिक व्यवस्था जो सीधे केंद्रीय परमाणुओं या आयन से जुड़े होते हैं को केंद्रीय परमाणु या आयन के चारों ओर उपसह संयोजन बहुफलकीय कहा जाता है। यानी लाइगेंड्स जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच्ड है, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट यानी उस सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर वो किस तरीके से अरेंज हैं स्पेस में, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, उसे ही कोऑर्डिनेशन मतलब क्या उनकी स्पेशल अरेंजमेंट है सेंट्रल एटम के आसपास, उसे ही कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। सिक्स्थ टर्म आती है हमारे पास केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या यानी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को उस आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यह वहन करता है। यानी जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो वही होगा जो चार्ज सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कैरी किया जाएगा, जिसे लाइगेंड्स को उपयुक्त आवेश सौंपकर और केंद्रीय परमाणु और लाइगेंड्स पर आवेशों के योग को उपसहसंयोजक मंडल पर आवेश के बराबर करके गणना की जाती है। बेसिकली सेंट्रल एटम पे जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, जो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप पहले लाइगेंड्स को एप्रोप्रिएट चार्जेस दो जो लाइगेंड्स के चार्जेस हैं, और उसके बाद उन सबको सम करो और इक्वल करो जो टोटल चार्ज हमारा कॉम्प्लेक्स के ऊपर मौजूद है उसके। इससे हमारा सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ जाता है। सेवेंथ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा समजातीय और विषम जातीय संकुल यानी होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। वे संकुल जिनमें एक धातु केवल एक प्रकार के दाता समूह से बंधी होती है, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल केवल एक ही तरीके के डोनर ग्रुप से यानी लाइगेंड से जुड़ी हुई हो। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट अमोनिया होल 6 होल 3 पॉजिटिव, यानी इसमें जो कोबाल्ट है वो मेट सेंट्रल एटम है और जो लाइगेंड है हमारा वो अमोनिया है, और ये 6 हैं टोटल 6 अमोनिया लाइगेंड्स हैं और केवल एक ही तरीके के लाइगेंड है, यानी सिर्फ अमोनिया है इसमें और कोई एक्स्ट्रा लाइगेंड नहीं है, तो इसीलिए इसको हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, समजातीय संकुल कहलाते हैं। वे संकुल जिनमें एक धातु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से बंधी होती, यानी एक से ज्यादा टाइप के लाइगेंड्स अगर सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को विषम जातीय या फिर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, जैसे कोबाल्ट अमोनिया होल 4 Cl2। अब इसमें दो टाइप के लाइगेंड्स है, अमोनिया और क्लोरीन, इसीलिए एक से ज्यादा टाइप के अगर लाइगेंड्स आ गए तो उसको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब हम आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण करते समय निम्नलिखित नियमों का उपयोग किया जाता है। धनायन और ऋणायन दोनों में समन्वय इकाइयों में पहले धनायन का नाम लिया जाता है, यानी कटायन का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो या फिर नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो। केंद्रीय परमाणु के नाम से पहले वर्णानुक्रम केंद्रीय परमाणु के नाम से पहले वर्णानुक्रम में लाइगेंड्स का नाम लिखा जाता है या लिया जाता है, यानी
सेंट्रल एटम के नाम से पहले हम लाइगेंड्स का नाम लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी अगर कोई लाइगेंड का नाम ए से स्टार्ट है और किसी लाइगेंड का नाम किसी लाइगेंड का नाम टी से स्टार्ट है, तो पहले ए से स्टार्ट होने वाले लाइगेंड का नाम आएगा और उसके बाद टी से स्टार्ट होने वाले लाइगेंड का नाम आएगा, सेंट्रल एटम के नाम से पहले। ऋणायनिक लाइगेंड्स के नाम ओ पर समाप्त होते हैं, यानी जो एनायनिक लाइगेंड्स हैं हमारे जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे लाइगेंड्स के नाम के एंडिंग में ओ आता है। तटस्थ और धनायनिक यानी न्यूट्रल और जो कैटायनिक लाइगेंड्स हैं उनके नाम वही रहते हैं, उनके नाम जो है वो वही रहता है। अगर अमोनिया है तो अमोनिया ही बुलाएंगे, सिवाय एक्सेप्शन क्या है H2O। H2O एक न्यूट्रल लाइगेंड है बट इसको एक्वा कहते हैं। अमोनिया को अमाइन कहते हैं। CO के लिए कार्बोनिल यूज करते हैं और NO के लिए हम नाइट्रोसिल बोलते हैं। ठीक है, ये 4 हमारे एक्सेप्शंस है। बाकी जो कैटायनिक या फिर न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं उनका नाम जो होता है वो वही लिखा जाता है नेमिंग में भी, और एनायनिक लाइगेंड्स के एंडिंग में ओ लग जाता है। समन्वय सत्ता में यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में व्यक्तिगत लाइगेंड्स की संख्या को इंगित करने के लिए मोनो, डाई, ट्राई और आदि उपसर्गों का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आपके पास एक से ज्यादा लाइगेंड है, सेम टाइप के लाइगेंड्स एक से ज्यादा बार हैं, तो आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, जैसे मोनो, डाया, ट्राई। 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई। जब लाइगेंड्स के नाम में एक संख्यात्मक उपसर्ग शामिल होता है, यानी ऐसे लाइगेंड जिनके नाम में ही एक न्यूमेरिकल टर्म है, जैसे इथाइलिन डायमाइन या फिर कुछ भी, जैसे डाई समथिंग हो, ठीक है, लाइगेंड का नाम में ही डाई आ रहा हो, वो 2 बार आ रहा है इसलिए हम डाई नहीं बोल रहे, वो दो है, उसके नाम में ही 2 डाई आ रहा है। अगर ऐसा केस है तो हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो हम उसके नंबर को दिखाने के लिए, अगर वो 2 हैं, 3 हैं या 4 है, तो बिस, ट्रिस और टेट्राकिस नाम के शब्दों का उपयोग किया जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC नेमिंग के टाइम पे। धनायन, ऋणायन या तटस्थ समन्वय सत्ता यानी कैटायनिक, एनायनिक या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी की ऑक्सीडेशन अवस्था को कोष्ठक में रोमन अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। यानी ब्रैकेट्स में हम उसमें रोमन नंबर में हम अपने जो कैटायनिक या फिर एनायनिक या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें जो हमारा मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट में रोमन नंबर में। यदि संकुल आयन धनायन है, यानी अगर वो कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, तो धातु का नाम तत्व के समान होता है, यानी मेटल का नेम एलिमेंट के नेम के इक्वल ही होगा। यदि संकुल आयन ऋणायन है, यानी कॉम्प्लेक्स जो है हमारा वो अनायनिक है, तो धातु के नाम का अंत 8 प्रत्यय के साथ होता है। यानी अगर जब आप उसमें मेटल का नाम लिखोगे नेमिंग के टाइम पे, तो एंडिंग में मेटल के नेम के एंड में 8 लगा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नेम जो एलिमेंट का नेम है सेम रहेगा। तटस्थ संकुल अणु का नाम संकुल धनायन के समान होता है, यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब हमने एनायनिक कॉम्प्लेक्स देख लिया, अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स देख लिया। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसका नाम जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है उसके ही सिमिलर होगा, यानी कैटायन वाला कंसिडर किया जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन में भी। अब हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या होता है। यह एक फिनोमेना है जिसमें यौगिकों का आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होता है, लेकिन विभिन्न संरचनाओं यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इन यौगिकों को समावयवी कहा जाता है, यानी आइसोमर्स कहा जाता है। उपसह संयोजन यौगिकों द्वारा यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द्वारा मुख्य रूप से 2 प्रकार की समावयवता दिखाई जाती है। 2 आइसोमेरिज्म दिखाते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जो नीचे चर्चा की गई है। पहला आता है त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म केंद्रीय धातु परमाणुओं के चारों ओर लाइगेंड्स की विभिन्न व्यवस्था के कारण होती है। यह 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशीय समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता क्या होता है? यह विषम लैंगिक संकुल में लाइगेंड्स की विभिन्न संभावित ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है, यानी एक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के लाइगेंड्स मौजूद हैं
और उसमें जो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है लाइगेंड्स की वो डिफरेंट है, उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। इस व्यवहार के महत्वपूर्ण उदाहरण वर्गाकार समतलीय और अष्टफलक संकुल में पाए जाते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है, लेकिन चतुष्फलकीय संकुल यानी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो ज्यामितीय समावयवता नहीं दिखाते, उनमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं शो होता है। दूसरा हमारा आता है वर्गाकार समतलीय संकुल। ठीक है, अब ये टाइप का होता है MX2L2 प्रकार। ठीक है, M हमारा सेंट्रल मेटल है, X और L हमारे एक दंती हैं यानी यूनिडेंटेड लाइगेंड्स हैं। दो X लाइगेंड्स एक सिस समावयवी में एक दूसरे के समीप या एक ट्रांस समावयवी में एक दूसरे के विपरीत व्यवस्थित हो सकते हैं। जो दो X इसमें लाइगेंड्स मौजूद हैं वो या तो एक दूसरे के आसपास जो कि सिस आइसोमर होगा या फिर एक दूसरे के अपोजिट जो कि ट्रांस आइसोमर होगा व्यवस्थित किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लैटिनम अमोनिया होल ट्वाइस Cl2। अभी जो अमोनिया होल ट्वाइस है और Cl2 है ये आपस में या तो एक साथ या फिर अलग अलग एक दूसरे के अपोजिट प्लेस किए जा सकते हैं सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर शो करने के लिए। दूसरा है हमारा वर्गाकार समतलीय संकुल जो होता है MABXL प्रकार का, जहां पे A, B, X और L एक दंती हैं, यूनिडेंटेड लाइगेंड्स हैं। तीन समावयव दिखाता है। ऐसे जो वर्गाकार समतलीय संकुल हैं तीन टाइप के आइसोमर शो करते हैं, दो सिस और एक ट्रांस। ऐसी समावयवता चतुर्भुज ज्यामिति के लिए संभव नहीं है, और जो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है MABXL टाइप ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के आइसोमर्स होते हैं वो ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, नहीं बनाते ऐसे कॉम्प्लेक्स, जैसे कि प्लैटिनम अमोनिया ब्रोमीन क्लोरीन पिरिडीन। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जो MABXL टाइप का है और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तीसरा हमारा आता है वर्गाकार समतलीय संकुल यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MXL2 प्रकार का, MXL होल ट्वाइस आप कह सकते हो। और यहाँ पे जो XL है वो असममित द्विदंती लाइगेंड है, यानी XL जो है हमारा वो अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लाइगेंड है। दो ज्यामितीय समावयव दिखाता है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं इसके, सिस और ट्रांस। ठीक है, एक सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम ग्लाइसिन होल ट्वाइस। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है MXL होल ट्वाइस टाइप का, और ये दो आइसोमर्स बनाता है सिस और ट्रांस। फोर्थ है हमारा अष्टफलकीय संकुल सूत्र यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स MX2L4, जिसमें दो लाइगेंड X एक दूसरे के सिस या ट्रांस में उन्मुक्त हो सकते हैं। जो हमारे पास X2 है वो या तो सिस में एक दूसरे के आसपास या फिर ट्रांस में एक दूसरे के अपोजिट प्लेस किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल कोबाल्ट अमोनिया होल 4 Cl2 होल पॉजिटिव। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है जिसका फॉर्मूला MX2L4 टाइप का है, और ये दो तरीके का आइसोमर बनाता है सिस में या ट्रांस में। फिफ्थ है अष्टफलकीय संकुल सूत्र MX2A2, जहां X एक दंती लाइगेंड है और A द्विदंती लाइगेंड, यानी X जो है हमारा वो यूनिडेंटेड लाइगेंड है, एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम से, और A हमारा बाइडेंटेड है यानी दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम से। सिस और ट्रांस समावयव बनाते हैं, ये भी सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट Cl2 इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है MX2A2 टाइप का, और ये दो टाइप के आइसोमर्स बना रहा है, सिस आइसोमर्स जिसमें जो सिमिलर लाइगेंड्स है वो आसपास होंगे, और ट्रांस आइसोमर जिसमें जो सिमिलर लाइगेंड्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सिक्स्थ हमारा आता है अष्टफलकीय संकुल इकाइयों के प्रकार Ma3B3, जैसे कोबाल्ट अमोनिया होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला है Ma3B3, और एग्जांपल है कोबाल्ट अमोनिया होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। A हमारा अमोनिया, B हमारा NO2। दो ज्यामितीय समावयवों में मौजूद होती हैं, इसमें भी दो आइसोमर्स होते हैं, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
यदि समान लाइगेंड्स के 3 दाता परमाणु अष्टफलकीय फलक के कोनों पर सन्निकट स्थितियों पर कब्जा करते हैं तो हमारे पास फलकीय समावयव होते हैं। यानी अगर 3 डोनर एटम्स सेम लाइगेंड के एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर लें ऑक्टाहेड्रल फेस के, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फेस है हमारा, हम ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल फेस में जो कॉर्नर्स होते हैं एडजेसेंट कॉर्नर्स एक के साथ एक, उन पे अगर सेम टाइप के लाइगेंड्स मौजूद हो जाएं, ठीक है, 3, तो हमारे पास एक फलकीय समावयव होता है, यानी फेशियल आइसोमर बन जाता है। जब स्थितियां अष्टफलक के मध्य रेखा के चारों ओर होती है, लेकिन जब उनकी पोजीशंस मेरिडियन जो ऑक्टाहेड्रन है उसके मेरिडियन पोजीशंस पे होती है, उनके मध्य रेखा के चारों ओर होती है, तो हमारे पास रेखांशिक समावयव मिल जाता है, यानी हमें एक मेरिडियनल आइसोमर मिल जाता है। इस 2 डायग्राम में आप देख सकते हो, पहला है हमारा फेशियल आइसोमर, दूसरा है हमारा मेरिडियनल आइसोमर। फेशियल में हमने क्या बोला कि जो एडजेसेंट पोजीशन है उस पर सेम 3 लाइगेंड आ जाएंगे, तो बी बी बी, ए ए ए, ऑक्टाहेड्रल फेस के एडजेसेंट साइड्स पर, एडजेसेंट पोजीशंस पर सेम लाइगेंड्स रखे हुए हैं, तो हमारे पास फेशियल आइसोमर आ जाता है। लेकिन अगर हम मध्य रेखा पे चारों ओर सेम लाइगेंड्स रख दें तो हमारे पास रेखांशिक समावयव या फिर मेरिडियनल आइसोमर आ जाता है, बी बी बी, ठीक है। आप अगर इसे 3D में देखोगे तो ये एक तरीके से एक रेखा बना रहा है, तीनों बी एक साथ और ये तीनों ए एक साथ, ठीक है। तो मध्य रेखा के चारों ओर हमने जब सेम लाइगेंड्स रखे तो हमारे पास मेरिडियनल आइसोमर बना, और जब ऑक्टाहेड्रल फेस के चारों ओर जो एडजेसेंट पोजीशंस हैं उन पे हमने सेम लाइगेंड्स रखे तो हमारे पास फेशियल आइसोमर बना। Ma3B3 के फेशियल और मेरिडियनल समावयव जो हमने अभी देखे, MAA होल थ्राइस, MA6 और MA5B प्रकार के ऑक्टाहेड्रल संकुल यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। ये 3 टाइप के जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, MAA होल थ्राइस, MA6 और MA5B, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। सेकेंड आता है हमारा मेन आइसोमेरिज्म, वो है प्रकाशिक समावयवता या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यह तब उत्पन्न होती है जब दर्पण छवियां एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं की जा सकती, यानी जो मिरर इमेजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं की जा सकती। इन दर्पण छवियों को प्रतिबिंब रूप या फिर एनेंशियोमर्स कहा जाता है। ये दो रूपों को डेक्स्ट्रो और लेवो कहा जाता है, यानी ये दो टाइप की हैं। मिरर इमेजें तो 2 होंगी, एक को डेक्स्ट्रो कहेंगे, एक को लेव्यो कहेंगे। प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन अष्टफलकीय यौगिकों में सामान्य है जिनमें कम से कम एक द्विदंतक, एक बाइडेंटेड लाइगेंड होता है। संकुल प्रकार MAA होल थ्राइस, MAA होल ट्वाइस B2, MAA होल ट्वाइस BC, MAA B2 C2 प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं। 1 2 3 4 ये 4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स टाइप्स हमें दिए गए हैं, ये सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इनका एग्जाम्पल है कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन होल थ्राइस होल 3 पॉजिटिव, प्लैटिनम Cl2 इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस होल 2 पॉजिटिव, एक्सेट्रा। नोट, Ma2X2Y2 प्रकार के अष्टफलकीय यौगिक प्रकाशिक और ज्यामितीय समावयवता दोनों दिखाते हैं, यानी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो करते हैं Ma2X2Y2 प्रकार के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड आता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में समावयवों का बंधन पैटर्न अलग होता है, यानी जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। संरचनात्मक समावयवता के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला आता है लिंकेज समावयवता। एक उप सह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उत्पन्न होती है जिसमें उभय दंतुक लाइगेंड होता है, यानी एम्बिडेंटेड लाइगेंड होता है।
वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एग्जाम्पल कोबाल्ट NH3 5NO2Cl2 और कोबाल्ट NH3 5ONO। इसमें NO2 और ONO एम्बिडेंटेड लाइगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। दूसरा है हमारा समन्वय समावयवता। तब उत्पन्न होती है जब एक संकुल में उपस्थित विभिन्न धातु आयनों की धनायनिक और ऋणायनिक इकाइयों के बीच लाइगेंड का आदान प्रदान होता है। यानी हम अब क्या कर रहे हैं, कैटायनिक या फिर एनायनिक एंटिटीज के बीच में, अपने दो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बीच में हम लाइगेंड्स का इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो डिफरेंट मेटल से कनेक्टेड हैं किसी कॉम्प्लेक्स में। एग्जाम्पल कोबाल्ट NH3 क्रोमियम CN6 और क्रोमियम NH3 कोबाल्ट CN6। आप देखो कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, क्रोमियम के साथ साइनाइड है, और क्रोमियम के साथ अमोनिया है, कोबाल्ट के साथ साइनाइड है। तो ये जो दो पेयर्स हैं ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटरचेंज हो रहा है लाइगेंड्स का बिटवीन द कैटायनिक और अनायनिक मेटल्स या फिर एंटिटीज। थर्ड है आयनीकरण यानी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तब उत्पन्न होती है जब आयनित होने योग्य ऋणायन लाइगेंड के साथ अदला बदली करता है, यानी आयोनाइजेबल एनायन लाइगेंड के साथ एक्सचेंज करता है। जैसे उदाहरण के लिए कोबाल्ट अमोनिया होल 5 SO4 Br और कोबाल्ट अमोनिया होल 5 Br SO4। अब जो इसमें ब्रोमीन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया, अनायनिक या फिर आयनाइजेबल एनायन के अंदर चला गया, और जो SO4 था वो बाहर आ गया और एक अनआयनाइजेबल आयन बन गया, है ना। तो इस इंटरचेंज जब हो रहा है तो ये दोनों पेयर क्या शो कर रहे हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि नॉन आयनाइज्ड जो हमारे पास एंटिटी है या नॉन आयनाइज्ड जो हमारे पास एक लाइगेंड है वो आयन में बन जा रहा है, आयनाइज हो जा रहा है, और जो आयोनाइज है वो नॉन आयोनाइज बन जा रहा है। फोर्थ आता है हमारा विलायक योजन समावयवता यानी सोलवेट आइसोमेरिज्म। इसको हम हाइड्रेट समावयवता या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के रूप में भी जानते हैं। इस मामले में पानी एक विलायक के रूप में शामिल होता है, यानी हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म में। यह आयनीकरण समावयवता के समान है, यानी ये जो आयनीकरण आइसोमेरिज्म है ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के से मिलता जुलता है। उदाहरण के लिए क्रोमियम H2O होल 6 Cl3, क्रोमियम H2O होल 5 Cl Cl2.H2। हमने क्या किया, एक H2O मॉलिक्यूल को आयनाइज्ड H2O बना दिया, ठीक है। या फिर क्रोमियम H2O होल 4 Cl2 Cl.2H2, लेकिन बदले में एक और चीज की, हमने एक क्लोरीन को हम अंदर ले गए तो बाहर सिर्फ Cl2 बचे। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक और क्लोरीन को अंदर ले जा सकते हैं और एक H2O को बाहर लेके आ सकते हैं, आयोनाइज्ड बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं वाटर सॉल्वेंट का, ठीक है, हमारे एनायनिक एंटिटी के अंदर। इसीलिए इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें पानी का जो मॉलिक्यूल है वो होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट मौजूद होता है। अब हम अपने समरी स्लाइड पर जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े उनका डिस्क्रिप्शन। वर्णन का सिद्धांत समन्वय यौगिक की संरचना और बंधन की व्याख्या करता है। IUPAC नामकरण में केंद्रीय धातु परमाणु, लिगैंड और उनके ऑक्सीकरण अवस्था को निर्दिष्ट करना शामिल है। आइसोमेरिज्म तब होता है जब दो या दो से अधिक यौगिकों का आणविक सूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना या परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तब होता है जब लाइगेंड आकाश में अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं जिसके परिमाण स्वरूप अलग अलग त्रिआयामी संरचनाएं बनती हैं। समन्वय समावयवता तब होती है जब समन्वय यौगिक में लिगेंड अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं और जिसके परिमाण स्वरूप विभिन्न संरचनाएं बनती हैं। धन्यवाद।